तीर्थनाथ आकाश जयराम महतो मित्रता कह सकते हैं ना। भाई है छोटा वो। लंबे समय तक बातचीत क्यों बंद रही? छोटा भाई और बड़े भाई एक ही सीट से दावेदारी कैसे ठोक रहे हैं? आप दोनों एक ही आंदोलन से निकले, आप जयराम महतो के ही सामने निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उस आंदोलन को जहां से आप दोनों निकले उसको जयराम महतो ने हाईजैक किया? बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मुलाकात हुई। जयराम का फोन लगता नहीं, मेरे पास जयराम के 3 नंबर्स हैं, तो फोन लगता नहीं है कि भैया आप आइएगा, तो जयराम नहीं आएगा तो आप मत आइए। जयराम के पास अगर आज 1.5 लाख का आईफोन है तो वो चंदा से ही आया पैसा है। रुस्तम अंसारी हैं जिनको झरिया से टिकट मिला है, सपन मोदक जिनको धनबाद से टिकट मिला है, नवीन चौरसिया जिनको गिरिडीह से टिकट, तरुण डे जिनको जमशेदपुर से मिला, बोकारो से सरोज कुमारी को टिकट मिला है। उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन में? जयराम बहुत झूठ बोलता है। इस समय हम झारखंड के बोकारो जिले की बेरमो विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे तीर्थनाथ आकाश। आपका लल्लन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है बेरमो में। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे, सबसे पहले तो आप अपना परिचय जब हमसे कराएंगे तो भाषा आंदोलन का जिक्र होगा। आप अभी बेरमो विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने आपका घोषणा पत्र भी देखा। भाषा आंदोलन का अब आपके घोषणा पत्र में अगर आपकी यहाँ से दावेदारी और मजबूत होती है, आप जीतते हैं, तो फिर आपकी योजनाओं में क्या स्थान रहेगा भाषा आंदोलन और तीर्थनाथ आकाश? मेरा है कि हम बेरमो में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय बनाएंगे, जहाँ यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, खासकर हम जिस इलाके में खोरठा, संथाली और कुलमाड़ी का बेल्ट है, तो उनके लिए कॉलेज हो, उनके बच्चे को पढ़ाया जाए। संथाली बोलने वाले बच्चे सिर्फ संथाली बोल पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। हम उस भाषा को संरक्षित भी करें और अपने बच्चों के दिमाग में, जहन में भाषा को डालें। तो मेरी ये है कि एक कॉलेज हम यहाँ बनाए जहाँ खोरठा, कुड़माली और संथाली की पढ़ाई हो। झारखंड में जब भाषा आंदोलन कुछ साल पहले चला था, यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके हितों से और उनसे जुड़े लोगों के हितों के संरक्षण के लिए वो आंदोलन चला था। तो उससे 2 बड़े नाम उभर कर आए थे, एक तीर्थनाथ आकाश का और दूसरा जयराम महतो का। आगे चलकर दोनों की मित्रता कह सकते हैं ना। हाँ, भाई है छोटा वो, मेरा मित्र नहीं है, भाई है छोटा। तो छोटे भाई से भाषा आंदोलन के बाद लंबे समय तक बातचीत क्यों बंद रही? वैचारिक मतभेद है थोड़ा। तो छोटा भाई और बड़े भाई एक ही सीट से दावेदारी कैसे ठोक रहे हैं? मैं लड़ रहा हूँ चुनाव अपने मुद्दों के आधार पर, क्योंकि मैं इसी सीट का हूँ, मतलब मैं इस विधानसभा का हूँ। जयराम का इस विधानसभा से कोई सरोकार नहीं है और ना उनसे कोई रिश्ता है। हाँ, जयराम के वीडियोज़ में व्यू गए होंगे और भीड़ आया होगा दूसरे जगहों से मिला, तो जयराम ने तय किया कि वो कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव। लेकिन मेरा मानना है कि जो जहाँ जिस जगह पर है, जिस जगह पर पैदा हुआ है, पहली प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए, ताकि मैं अपने लोगों का जितना दर्द समझ सकता हूँ, शायद जयराम को वो फीलिंग नहीं आएगी। जरीडीह प्रखंड में हम हैं, यहाँ कॉलेज नहीं है और पिछले 70 सालों से जरीडीह प्रखंड में एक महाविद्यालय नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए 30-30, 40, 45, 50 किलोमीटर दूर साइकिल या बाइक से जाते हैं। पैसे के अभाव में पढ़ाई छूट जाती है। ये जयराम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि इनको यह कष्ट मिला ही नहीं है। मैं रांची गया 2009 में तो इस बात को लेकर कि यहाँ कॉलेज नहीं था, तो ये मैं इसलिए यहाँ से चुना रहा हूँ कि मुझे फीलिंग है, मुझे दर्द है इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। मैंने अपने लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं, कई लोगों के सपने को आंखों में मरते देखा है कि पढ़ाई छूट गई उनकी पैसे के अभाव में। मैंने 2 उदाहरण इस विधानसभा चुनाव के दौरान ही, मैं कैंपेन में हूँ, तो 2, एक लड़की एक लड़का, दोनों आदिवासी ऐसे मिले जिनको मात्र 1300-1400 के चक्कर में उनका पढ़ाई छूट गया, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए वो, और लड़का दारू पी रहा है और लड़की घर के कामों में व्यस्त है। तो वो दर्द जयराम नहीं देख पाए हैं, वो लोगों से मिले नहीं हैं, बेरमो के लोगों को वो जानते नहीं हैं। ख्याति के चक्कर में आप कहीं से भी चुनाव लड़ ले तो वो नहीं है। मैंने बेरमो के लोगों के लिए इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात की। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति, जहाँ से भाषा आंदोलन शुरू हुआ था, उस भाषा आंदोलन शुरू हुआ है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। खतियान को आधी रात में जोड़ा गया है जयराम की तरफ से और जयराम के उस समर्थकों की तरफ से। पहले खतियान नहीं था, पहले सिर्फ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति थी।
और उसमें तमाम जातियों के लोग थे। उसमें नजरुल अंसारी था, उसमें दयामय बानवार थे, सृष्टिधर राजवार थे, उसमें तुलसी महतो थे, उसमें राजेश कड़वार थे, उसमें सोहराय हांसदा थे, उसमें अरविंद सिंह राजपूत थे, उसमें मैं था, उसमें रॉकी था, उसमें कई नाम थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जयराम है। जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ जयराम है। और हमारे यहाँ कई नाम थे। इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में सिर्फ जयराम का हस्ताक्षर होता है। और वो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति में मैंने जिन जिन लोगों का नाम गिनाया वो तमाम लोगों के नाम होते। दोनों में ये अंतर है। आप दोनों एक ही आंदोलन से निकले। इस समय जयराम महतो की एक पार्टी है और वो 70 से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आप जयराम महतो के ही सामने बेरमो विधानसभा से पर्चा भरते हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उस आंदोलन को जहां से आप दोनों निकले उसको जयराम महतो ने हाईजैक किया, डाइवर्ट किया, उसकी दिशा को बदला? और जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाह रहे थे वो गलत दिशा में भटकाया जयराम ने। एक तो उस पूरे आंदोलन को जाति की ओर मूव किया गया। हम लोगों ने कभी पूरे आंदोलन में अपनी जाति का जिक्र नहीं किया कि मैं किस जाति से आता हूँ और मेरी जाति ने कितना कष्ट सहा है झारखंड के अंदर। हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि झारखंड ने कष्ट सहा है। झारखंड के जितनी भी जातियाँ हैं उन तमाम लोगों ने कष्ट सहा है इस राज्य को अलग करने के लिए। और पिछले 24 सालों में जयराम ने हर बार ये जिक्र किया कि उसके कौम के लोग मरे हैं, उनकी जाति के लोग मरे हैं, उसके जाति के लोगों ने कष्ट सहा है, उसके जाति के नेताओं को मारा गया है। लेकिन मैं सैकड़ों नाम गिना दूंगा दूसरी जातियों के लोगों का जो कुर्मी समुदाय से अलग हैं, वो भी मरे हैं, वो भी शहीद हुए हैं, वो भी आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो मैं आंदोलन को झारखंड के लोगों के साथ लड़ रहा था। और हम तमाम लोग जो और सारे नाम हैं, विकास महतो हैं, अरविंद सिंह राजपूत, बहुत सारे नाम हैं। जयराम ने उसको एक जाति तरफ और जाति के इमोशन की तरफ डाइवर्ट किया। अपनी जाति का नाम ले लेके मैं सुनील महतो के कौम का हूँ, नील महतो के कौम का हूँ, ये कर करके उसने अपनी जाति के इमोशन को अपनी ओर लाया और भीड़ अपनी ओर की। मैं निर्मल महतो के कौम का या उनकी जाति का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे झारखंड में जितना मैंने निर्मल महतो को पढ़ा है, समझा है, जितना मैं उनके विचारों को मानता हूँ, शायद ही कोई मानता होगा। क्या तीर्थनाथ आकाश और जयराम महतो चुनाव के बाद, जो दो पुराने साथी हैं, वो चुनाव के बाद एक बार फिर साथ आएंगे? क्या बीते कुछ समय में दोनों के बीच संवाद हुआ? और अगर संवाद हुआ तो वो पिछला संवाद क्या था, कब था? दोनों के बीच संवाद हुआ लोकसभा चुनाव में एक बार हुआ। उससे पहले 1-1.5 साल तक बहुत कैपिंग रही। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान संवाद हुआ, वो भी मेरे ही प्रयास से हुआ। और उसके बाद फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई। मेरी लड़ाई वैचारिक है। क्या प्रयास करा आपने, थोड़ा विस्तार से बताइए। आपने फ़ोन करा होगा, उधर से जवाब आया होगा। देखिए, जयराम का फ़ोन लगता नहीं। मेरे पास जयराम के 3 नंबर्स हैं, तो फ़ोन लगता नहीं है और ना ही कोई बातचीत होती है। आप प्रयास करते रह जाएंगे, फ़ोन लगेगा नहीं। नंबर चेंज होता है क्या पता नहीं। उनके इर्द गिर्द जो लोग भी मुझे लगे कि उनसे मेरी बातचीत होती, मैंने सब लोगों को फ़ोन किया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सबसे बातचीत हुई। मैंने, क्योंकि मैं पत्रकार रहा था कि बिरादरी से हूँ, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया और मिले भी। उनका एक कार्यक्रम था करगली में उनके पार्टी का, जहाँ वो उनके जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देना था डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। मैंने कहा कि मैं दूंगा और मैंने किसी पे की बात नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से दूंगा। लेकिन चीज़ें जब गलत दिशा में जाने लगी तो आप सामने से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 चीज़ें, एक तो आपको पब्लिकली अपमानित किया जाएगा उनके लोगों के द्वारा। ये बात संजय ने भी कही, संजय मेहता भी इस आंदोलन में रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और फिर उन्होंने एक संगठन बनाया। तो सामने से आपको अपमानित किया जाता है और आपको ये महसूस कराया जाए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हो तो तुम सिर्फ जयराम के बदौलत हो, ये आपको सामने से महसूस कराया जाएगा। आंदोलन के दौरान भी मैं बता रहा हूँ, मैं पहली बार ये बात पब्लिकली किसी प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ। आंदोलन के दौरान जब भाषा का आंदोलन चल रहा था और आप बेल के बाद मेरे ऊपर वारंट था और वारंट के बाद जब मैं आया बेल लेकर, वारंट था मेरे ऊपर, तो मैं जब बेल लेकर आया तो मेरे 10-10 कार्यक्रम जयराम ने
के लोगों ने कैंसिल करा दिए। आंदोलन के दौरान एकदम शुरुआत में ही एक मामले में मेरे ऊपर केस था, तो उस पर वारंट हो गया और मैंने झारखंड को छोड़ा, मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि जिनके खिलाफ जिन लोगों ने केस किया था वो बहुत मजबूत लोग थे और साहिबगंज हमको जाना था, मेरे घर पे बहुत सारी परेशानियां पड़ी, तो मैं दिल्ली चला गया। बेल वो जब तक बेल नहीं हुआ तब तक बाहर रहा। जब वापस आया तो मैंने जयराम से मुलाकात की, बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मुलाकात हुई। उसके बाद जयराम को या उनके लोगों को ये लगा कि तीर्थनाथ के आने से शायद चीज़ें दूसरी दिशा में जाए या किसी का नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम सामूहिकता की बात करते हैं, समूह में चलेंगे। तो उसके बाद मेरे लगभग 10 कार्यक्रम कैंसिल कराए गए, जहाँ जयराम और हम दोनों मुख्य वक्ता के तौर पे थे। वहाँ यह मुझे फ़ोन करके कहा गया कि भैया आप आइएगा तो जयराम नहीं आएगा, तो आप मत आइए। और सिलफोर, चंदन क्यारी, उन इलाकों में बड़े बड़े कार्यक्रम जो मेरे थे, जो लोग मुझे सुनना चाहते, आम जनता को ये सब नहीं पता है। वो साजिश उन नेताओं की थी और जयराम के समर्थकों की थी। और स्पेशली शायद मैं कुर्मी जाति का नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। अगर मैं कुर्मी होता तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती नहीं। और उन्होंने मैं एक बार तो नया मोड़ है यहाँ से, जहाँ पे आप रुके हैं रिलायंस में, वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा कार्यक्रम, जबकि मुझे और मात्र 15-20 किलोमीटर जाना होता तो वो कार्यक्रम होता। तो फिर मैं अलग हो गया। मैंने कहा कि आंदोलन को दोफाड़ करने से अच्छा है मैं अपने काम में वापस चला जाता हूँ। मैं पत्रकारिता करने लगा। और फिर उस दौरान फिर लोकसभा का चुनाव है तो मैंने मुलाकात की। मैंने लोकसभा में टिकट मांगा नहीं था। मैंने लोकसभा में ये कहा कि साथ मिलकर लड़ते हैं और थोड़ा अच्छे से लड़ते हैं, कम सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन एक सांसद तो कम से कम दिल्ली भेजते हैं। मैंने जयराम को सलाह दिया कि तुम कहाँ से? गिरिडीह से ही, वो गिरिडीह से ही लड़ रहे थे। मैंने कहा कि मैंने तो कहा पहले कि चुनाव नहीं लड़ा जाए लोकसभा का, समझा जाए। लोकसभा में हमारा कोई काम नहीं, मेरे मुद्दे तो राज्य के हैं, कोई काम नहीं है, हम थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे। तो वो उसने कहा कि जो समर्थक हैं वो इधर उधर चले जाएंगे। तो मुझे लगा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा लड़ो, लेकिन एक ही सीट पे लड़ो और सारा फोर्स हम लगा देते हैं। आज जयराम सांसद होता अगर वो मेरी बात मान लिया होता तो उसने कहा कि नहीं अब तो हो गया, क्या होगा, लड़ेंगे सारा छुट। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं मदद करता हूँ, लेकिन बहुत अपमानित किया जाता है मंचों पर। आपको बुलाकर 2-2 घंटा आपको वेट कराया जाएगा। आप जयराम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि जयराम आएंगे और फिर जयराम चले गए। फिर कोई फ़ोन करके बोला अरे जयराम दा तो भूल गए दादा, आप यहाँ आ जाइए। बोल ये ठीक है, मैं जयराम की तरह मेरे वीडियोस व्यू नहीं होंगे या और भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना एक इमेज है और मेरी अपनी एक छवि है, मेरा अपना एक आचरण है, जिसको अगर चोट पहुँचाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। विधानसभा में मैंने भी यही प्रयास किया। पूरे फिर लोकसभा के बाद कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। विधानसभा के चुनाव की जैसी घोषणा शुरू हुई, मैंने उनके ही समर्थकों को, मैंने जयराम को फ़ोन कर स्विच ऑफ नहीं है, मैंने जितने उनके समर्थक थे सब लोगों को फ़ोन किया। मैंने उस वक्त भी कहा कि हम साथ आकर चुनाव लड़ते हैं। जब मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि यहाँ किसी बैरमो के बेटा बेटी को टिकट देना। बहुत सारी बातचीत के बाद मैंने कहा कि बैरमो में जिसको भी देना यहाँ का बेटा को देना, ये दामोदर का इलाका है तो दामोदर का बेटा या बेटी को देना। उसने नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेगा, उसमें 3-4 नाम गिनाए, 5 नाम गिनाए कि इनमें किसी को एक को देंगे। तो हम बोले ठीक है, पर इनमें वो मजबूती नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ की लड़ाई अनूप सिंह वो बहुत मजबूत हैं, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकल प्लान के साथ लड़ना होगा हमें। तो बोला ठीक है ना, जो बातचीत होगी कल शाम तक आपसे डिस्कशन करेंगे हम लोग, और कल शाम तक हम लोग फिर मिलेंगे, फिर तय करेंगे जो भी लड़े। मैंने कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ। तो बोला हाँ हम लोग बात कर लेते हैं संगठन में। हमको बिना गुड फेथ में लिए, मुझे बिना विश्वास में लिए, मुझसे बिना बात किए जयराम ने अपने नाम की घोषणा की। तब मैंने ये तय कि जैसे ही जयराम ने घोषणा की तो मैंने ये लिखा अपनी ही भाषा में, अपने खोरठा में लिखा कि अब बड़ी मज़ा आई तो दामोदर के खोरा में। मतलब उसका हिंदी ये है कि अब बहुत मज़ा आएगा दामोदर के खोरा में। मतलब तो मैंने कोशिश की कि हम साथ रहें, और तमाम लोगों ने कोशिश की। संजय मेहता ने भी कोशिश की, सब लोग साथ रहे। अमित महतो ने कोशिश की, सब लोग साथ रहे। सुर सिंह बेशरा ने कोशिश की, साथ रहे। रिजवान ने कोशिश की, साथ रहे। कई नाम गिना देंगे, लेकिन जयराम किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। जयराम का है कि अगर 4-5 चेहरे होंगे तो फोकस जो है वो जयराम पर नहीं होगा। चंदा सिर्फ जयराम को नहीं मिलेगा, चंदे की उगाही एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा और चंदे का इस्तेमाल एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जयराम के पास अगर आज 1.5 लाख का आईफोन है तो वो चंदा से ही आया पैसा है।
तो अगर हम सब लोग रहते तो उसके इस्तेमाल पर कंट्रोल होता। जयराम 13,000 14,000 का जूता पहन रहे हैं तो वो चंदा से आया पैसा है, जयराम का कमाया हुआ पैसा नहीं है। कोई आलू बेचकर, कोई धान बेचकर, कोई अपने तनख्वाह से काट कर पैसा चंदा दे रहा है झारखंड की बेहतरी के लिए, और आप अपना जीवन बेहतर कर रहे हैं। तो ये हम सब लोग रहते तो नहीं होता, इसलिए हम सब लोगों को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से किसी को बेइज्जत करके, किसी पर झूठे आरोप लगा के अलग किया। हम आपके घोषणा पत्र की कुछ रोचक बातें हैं उस पर भी बात करेंगे, जो शर्तें आपने अपने हलफनामे में जोड़ी है और वो कम ही देखने को मिलती है बाकी चीज़ों में। लेकिन उसके पहले आपकी बातों से ही मुझे एक बात और याद आई, वो ये कि जयराम से भी हमने बात की। उनका कहना है कि उन्होंने 60 से 70% टिकट ऐसे लोगों को दिए हैं जो भाषा आंदोलन से जुड़े हुए थे, और बाकी 20-30% जो हैं वो विनेबिलिटी के आधार पे या क्षेत्रीय स्तर पे जो नेता लोकप्रिय थे, अच्छा काम कर रहे थे, उस आधार पर दिए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि उन्होंने कहा कि हमने कुछ पैरामीटर्स बना रखे थे, उसके आधार पे हर कैंडिडेट को पॉइंट्स दिए गए, जिसके ज़्यादा पॉइंट थे उसको टिकट दिया गया। और नंबर 3 उन्होंने जो बात हमको पता चली उन्हीं के कुछ समर्थकों से, वो ये कि एक फॉर्म भरवाए गए थे, वो फॉर्म का कुछ शुल्क था 5100। हाँ, कितना? 5100। अच्छा, और वो फॉर्म अगर आपका सेलेक्ट हुआ तो आपकी कैंडिडेचर पक्का, नहीं सेलेक्ट हुआ तो वो पैसा पार्टी के फंड में जाएगा। तो ये तमाम टिकट वितरण को लेकर इसके इर्द गिर्द बातें हैं जो समर्थकों की हैं जयराम के, कुछ बातें विपक्षियों की हैं आरोप, और कुछ बातें जयराम की हैं। हमने सारी बातें आपके सामने रख दी। अब आप उनके पुराने मित्र तीर्थनाथ आकाश इस पूरी प्रक्रिया पर क्या सोचें? 60 से 70% अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनके पास कोई डाटा नहीं होता है, वो झूठ बोलते हैं। जयराम बहुत झूठ बोलता है, और जयराम जनता के इमोशन के साथ, जयराम जनता के भावनाओं के साथ, घाव के साथ जो 24 साल में उससे खेलता है। रुस्तम अंसारी हैं, उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन में, जिनको झरिया से टिकट मिला है। सपन मोदक जिनको धनबाद से टिकट मिला है, उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन में। नवीन चौरसिया जिनको गिरिडीह से टिकट मिला, उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन में। तरुण डे जिनको जमशेदपुर से मिला है, उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन। बोकारो से जिनको सरोज कुमारी को टिकट मिला है, उनका क्या हिस्सा था इस आंदोलन में। और हम 77 सीट्स पर जयराम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 5 लोग, 3 लोगों का नॉमिनेशन रद्द हो गया, 2 लोग चले गए जेएमएम में। उसके अलावा 71 बचते हैं। 71 में 15 से के अलावा कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने भाषा आंदोलन में अपना योगदान दिया। हाँ, उन्होंने जयराम की क्या बोलते हैं उसको, जी हुजूरी में अपना समय भले लगाया होगा, जयराम की पॉपुलैरिटी के पीछे खड़ा रहने में अपना समय जरूर लगा, लेकिन आंदोलन में उन्होंने समय लिया। मैं तो पूछ रहा हूँ, सरोज का क्या समय था आंदोलन में? हम 10 नाम वे आपको गिना देंगे, और ये सीट्स बेचे गए हैं। सरोज को पैसे से टिकट मिला है, सपन को पैसे से टिकट मिला है, आपको नवीन चौरसिया को पैसे से टिकट मिला है, एक परिमल ठाकुर है, उनको पैसे से टिकट मिला है। हम सैकड़ों ना, मतलब 77 में तो 20-30 ऐसे सीट्स हैं जिनको पैसे से टिकट मिला है, और ऐसे और लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं था इस आंदोलन में। पानेश्वर को टिकट मिला है, वो भाषा आंदोलन की शुरुआत में थे। पूजा को मिला होगा टिकट, वो भाषा आंदोलन की शुरुआत में थे। देवेंद्र नाथ महतो को टिकट मिला होगा, लेकिन निशा भगत का क्या आंदोलन में रोल था? कहीं नहीं कुछ था, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। जयराम जो बोलते हैं ना भैया, जब आप उसको डेटा आधारित देखेंगे तो आपको उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। जयराम 1985 में किसी झारखंड के आंदोलनकारी को मारा गया है, उसका शौक भले हम अभी जता सकते हैं, लेकिन उसका खौफ अभी नहीं जता सकते। अगर हम जालिया बाग हत्याकांड का खौफ अभी जता रहे हैं, जैसे बीजेपी कब कहाँ कब दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, उसका खौफ अभी जता रही है और कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, वही जयराम कर रहे हैं। कि 1985 में निर्मल महतो को गोली मार दी गई, आप सोचिए क्या मंजर होगा, और आप डर रहे हैं, बाप रे बाप गोली मार दे, और आपको अभी डर लग के ठीक 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 जयराम ठीक, वो एक माहौल है। जयराम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जयराम ने सीट्स बेचे हैं, ऑडियो बहुत सारे हैं बाज़ार में, कई लोगों ने की बात हुई तो बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऑडियोज़ बाकी हैं अभी आने बाज़ार में कि सीट्स बेचने पे कितनी बातचीत हुई। उनके एक साथी थे जो छोड़ चुके, उन्होंने तो कहा कि मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए टिकट के लिए, लेकिन हम दे नहीं पाए तो दूसरा को मिल गया। रिजवान, जयराम कह रहे हैं कि रिजवान के साथ क्या हुआ, रिजवान के साथ क्या हुआ, आप किसको टिकट दिए? जयराम बोल रहे हैं हम अल्पसंख्यक समर्थक हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। जहाँ जीता जा सकता है वहाँ हम अपने जाति के लोगों को टिकट दे रहे हैं,
और जहाँ नहीं जीता जा सकता है वहाँ आप अल्पसंख्यक या फिर किसी और को दे रहे हैं। आप अगर झारखंड आए हैं तो आप सिल्ली जानते होंगे, मांडू जानते होंगे, रामगढ़ जानते होंगे, आप गोमिया जानते होंगे, आप बैरमो जानते हैं, डुमरी, टुंडी और सिंदरी। ये ऐसे आता है, वाई बनता है, ये पूरा इलाका वाई बनता है। सिल्ली, फिर रामगढ़, मांडू, फिर गोमिया, बैरमो, डुमरी, टुंडी और सिंदरी। इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो गैर कुर्मी हो सकता था जिसको टिकट दिया जा सकता था। जयराम ने तमाम सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। और जयराम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को दिया है जो सिर्फ आंदोलन में हिस्सेदार रहे 60 से 70%। क्राइटेरिया वाली जो बात थी, जिन लोगों ने जहाँ से, क्राइटेरिया में ये था कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है उस सीट से आप फॉर्म भरेंगे। रिजवान नहीं भरे थे गांडे से, उनको क्यों दिया गया? गांडे दे दिया गया। और ऐसे हम कितने नाम गिना देंगे जो भरे ही नहीं थे और उनको मिल दिया गया। परिमल ठाकुर फॉर्म नहीं भरे थे, उनको मिल गया। सपन मोदक फॉर्म नहीं भरे थे, उनको मिल गया। नवीन चौरसिया फॉर्म नहीं भरे थे, उनको मिल गया। अच्छा, बीजेपी चंदा मांगेगी तो कहाँ मांगेगी? पार्टी फंड में मांगेगी, पार्टी के अकाउंट में मांगेगी। जयराम चंदा मांग रहे हैं इस चुनाव में तो अपने पर्सनल अकाउंट में जो उनको चुनाव आयोग की तरफ से खुला उसमें मांग रहे हैं। पूजा अलग से चंदा मांग रही है, पानेश्वर अलग से चंदा मांग रहे हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं अलग अलग चंदा मांग रहे हैं। पार्टी का क्या रोल है? पार्टी ना चंदा मांगे कि भाई मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद करना है, आप चंदा दे। सब कुछ जो है वो सिर्फ जयराम। और जयराम बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोलता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है, जिसका ज़मीन पे कोई वजूद नहीं हो सकता है। चलिए, हमने आपके और जयराम के जो पुराने रिश्ते थे दोनों की शुरुआत थी उस पर बात की, और फिर तमाम बातें जो अलग अलग पक्षों से आरोप लग रहे हैं उन पर बात की, और कुछ आरोप आपके जयराम पर। मैंने आपका एफिडेविट देखा, उसमें एक बड़ी रोचक सी बात मुझे दिखी, मैं वो पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, मैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं करता हूँ तो पूरे झारखंड के किसी भी आम नागरिक जनता के द्वारा वादे न पूरे करने हेतु कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह भी कि यह शपथ आम जनता के सामने प्रस्तुत करने हेतु बना रहा हूँ यह कि उक्त सज़ा के विरुद्ध मैं किसी भी अपर न्यायालय में अपील नहीं करूँगा। आसान शब्दों में बता देते हैं कि तीर्थनाथ आकाश ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से एक एफिडेविट फाइल करा है। उसमें ये लिखा है कि अगर ये यहाँ से जीतते हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने जो वादे किए हैं इसको ये तय समय में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, और अगर उस कानूनी कार्रवाई में आप दोषी पाए जाते हैं, आपको सज़ा होती है, तो ये उसके खिलाफ किसी भी हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। बड़ी रोचक शर्त है। नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि हम जिन जिन बातों का वादा जनता के बीच कर रहे हैं वो हम पूरा करेंगे 3 साल के अंदर। और हम पूरा झारखंड और पूरा भारत घूमने और पूरे भारत को समझने के बाद ये मैनिफेस्टो बनाए हैं। और इस कौन से टॉप 3 वादे आपके कौन से हैं? पहला तो है कि हर प्रखंड में एक कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज। आप सोचिए कि दुनिया चांद पर ज़मीन खरीद रही है और हम आज भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। बेरमो में डिग्री कॉलेज नहीं है? 2 डिग्री कॉलेज हैं मात्र, वहाँ भी पढ़ाई बेहतर नहीं होती। एक केवी कॉलेज कथारा और एक बीडीए कॉलेज पिछड़ी। हम जिस प्रखंड में, ये जरीडी प्रखंड है, और लगभग 30 किलोमीटर के इस जरीडी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप सोचिए कि बेल्डी, भस्की, अराजू, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, अंदर एकदम इंटीरियर में। वहाँ के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कॉलेज नहीं मिलता है। तो मेरा पहला टॉप वादा है कि इस पूरे इलाके को एजुकेशन का हब बनाएंगे। डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इतना बनाएंगे और इतने मजबूत और अच्छी बनाएंगे कि सिर्फ यहाँ के लोग सस्ती शिक्षा ना पाएँ, बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने से रोज़गार यहाँ के लोगों। दूसरा ये है कि हम एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना लाएंगे अगर हमको मौका मिला तो, दामोदर स्कॉलरशिप स्कीम। और इसके तहत हम हर प्रखंड से 10 बच्चे, एक छोटा सा ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और फ्री एग्ज़ाम होगा, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा। और आर्थिक जो कमज़ोर बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे के अभाव में, उसको पढ़ना है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो वैसे 10 बच्चों को हर प्रखंड से, 5 लड़के और 5 लड़की, यानी पूरे विधानसभा से 40 बच्चों को, 5 लड़का 5 लड़की, उनको चुनेंगे और उनके रांची रहने का, इंटर के बाद ग्रेजुएशन का, एमए का और उनकी सरकारी नौकरी का, उनके खाने का और उनके कोचिंग्स का
सरकारी नौकरी की तैयारी का, उनके कोचिंग्स का, कॉलेज फीस का, वो सारा जिम्मा मेरा होगा। 1 साल में 40 बच्चे, 5 साल में 200 बच्चे। तीसरा ये है कि इस इलाके में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। एक रेफरल अस्पताल यहाँ है और यहाँ भी ना तो डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर मिले तो यहाँ दवा नहीं मिलेगा, और वो ऐसे नस पकड़ के BGH और क्या बोलते हैं सदर भेज दिया जाएगा, और सदर से फिर रिम्स, और रास्ते में मौत हो जाती है। मजदूर किसान का इलाका है, ESI हॉस्पिटल नहीं है, तो एक बेहतर सारी सुविधाओं से लेस अस्पताल बनाएंगे जहां सस्ते दर पर इलाज मिले। तो ये 3 प्रॉपर वादे हैं। बाकी रोजगार है, पलायन है, ये सारे तो करने ही करने हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं वो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए ही चाहिए। बाकी लोग मजदूरी करके भी खा लेंगे, वो तो ठीक है। ये 2 चीज़ें मुफ्त में और बेहतर चाहिए। ठीक है। आपने तीर्थनाथ आकाश जो बोकारो ज़िले की बेरमो विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको सुना, उनके पुराने मित्रता के किस्से सुने और उनके कुछ आरोप हैं वो सुने, उनके घोषणा पत्र के बारे में जाना और घोषणा पत्र की कुछ जो रोचक बातें हैं उनके बारे में भी जाना। ये चुनाव, ये जो विधानसभा का चुनाव है, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक यात्रा है बेरमो के परिवर्तन की। हम रांची रहते थे, मेरा ऑफिस है, हम यही काम करते थे जो आप कर रहे हैं, और हम अब वापस अपनी माटी में आए हैं, अपने परिवार के बीच आए हैं, अपने परिजनों के बीच आए हैं। तो इसको बदलना है। बेरमो में बेहतर हॉस्पिटल हो, बेहतर कॉलेज हो, बेरमो में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के शोषित वंचित लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर हो। बेरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने की ये यात्रा है। हार जीत अपनी जगह पे है, हारूं या जीतूं यात्रा निरंतर चलेगी। हार गया तो किसी से करवाऊंगा, जीत गया तो मैं करूँगा। ऑन दैट नोट हम अपनी आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं। आपको अपने चुनाव के लिए शुभकामनाएं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। मेरे साथ हैं विजय। देखते रहिए लल्लन टॉप।